हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आज करवाने वाला हूं। अब ये एमसीक्यू आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप हमें एमसीक्यू क्यों करवा रहे हैं? हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर में तो एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल समझिए, पिछले साल एमपी वाले बच्चों के लिए सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन था एग्जाम में, है ना, वहां पर शायद एमसीक्यू नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपी में जितने भी बीटीयूपी के स्टूडेंट उनको एमसीक्यू पूछा जाता है। तो मैं कह देता हूं कि आपके यूनिवर्सिटी पेपर में एमसीक्यू आए या ना आए, आपके लिए एमसीक्यू जरूरी है। क्यों? चलिए, आप फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास कर गए, उसके बाद आपको क्या देना है? एग्जिट एग्जाम। वहां पर क्वेश्चन पैटर्न क्या है? एमसीक्यू, तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अब आप रजिस्ट्रेशन करा लिए एग्जिट एग्जाम पास करके और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए। अब आपको क्या चाहिए? एक सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। वहां पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? एमसीक्यू। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चलिए ये सब होता रहेगा, साथ ही साथ अब आप आंसर राइटिंग में भी अगर जैसे एमसीक्यू करते हैं तो आपके कुछ चीजें क्लियर होती हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है और वन लाइनर चीजें, फैक्ट्स वगैरह याद होती हैं। और यदि आप आंसर राइटिंग के दौरान इन फैक्ट्स को ऐड करते हैं तो आपका कॉपी दिखने में लगता है हैवी है, मतलब वहां पे नॉलेज ऐड किया हुआ है, जिससे कि आपको मार्किंग अच्छा होता है, अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये वहम जिसके भी दिमाग में है कि एमसीक्यू नहीं करना चाहिए वो निकालिए। और एमसीक्यू मेरे ख्याल से हर चैप्टर का आपको 20 से 25 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट का करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चों का कमेंट है कि सर सारा सब्जेक्ट इसी तरीके से आप हमें पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ है भैया, उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करिए और वहां फर्स्ट ईयर के कोर्स को बहुत मिनिमम कॉस्ट में परचेज करिए और साल भर हमारे साथ रगड़ के पढ़िए। टॉप करने की गारंटी भैया, अच्छे से पढ़ोगे। लाइव भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ वहां पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक हो रहा है यूट्यूब पे भी हम करवा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, फटाफट से बताइएगा, आप लोग को पता होगा तो, आपका द पावर हाउस ऑफ सेल। और जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा अलग अलग फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ, जैसे ईएसआईसी 2016। अब पूछेंगे कि नए नए बच्चे ईएसआईसी क्या है भैया? अलग अलग जगह से वैकेंसी आती है, जैसे एम्स में वैकेंसी आती है, रेलवे में वैकेंसी आती है। ईएसआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है। तो उसका जो 2016 में एग्जाम हुआ था तो वहां क्वेश्चन पूछा गया था। देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या न्यूक्लियस को? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा बताओ, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको पता होगा, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। अब ये एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। अब ये एनर्जी करेंसी कैसा होता है? अरे भैया, एनर्जी को नापने का एक मात्रा समझ सकते हैं, एनर्जी को नापने का एक तरीका है एटीपी, जो कि हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, तो चूंकि एनर्जी का फॉर्मेशन ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, आपके गांव घर में पावर हाउस होता है जहां से बिजली आपके घर तक पहुंचती है ना। तो पावर हाउस उस जगह को क्यों किया गया? क्योंकि बिजली पूरे जगह पहुंचा रहा है, बिजली उत्पादन वहां हो रहा है, और बिजली क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। तो उसी तरीके से सेल के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन का केंद्र क्या है? वो एनर्जी सेंटर और साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो वो पावर हाउस है। तो इसी क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है कि सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी के फॉर्म में बनता है। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन जो ये फोल्डेबल संरचना होती है, इसको क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। और यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये एटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिर्फ एमसीक्यू, इसीलिए मैं बोल रहा हूं फैक्ट्स याद होते हैं, है ना। आपको सिर्फ इन्हीं की टिक करा के चलता रहूंगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पूरे डिटेल में। ठीक है, तो एटीपी का निर्माण, ये एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, और भी कुछ जैसे देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल, अलग अलग नाम दिया सेल ऑर्गेनेल का, वो भी याद रख लीजिए। जैसे अलग अलग ऑप्शंस है ना, कि न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को क्या कहता है, उसके काम के बेसिस पे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसा पर्सन है जो कि सबको चिट्ठी पहुंचाता है, उसके लिए एक नाम दे दिया गया है कि डाकिया
है ना, पोस्टमैन है। कोई है कि क्या कहते हैं कपड़ा धोता है सबका, तो उसको धोबी कह देते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं ये इसी तरीके से सेल ऑर्गेनेल भी हैं, सबके काम के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का काम क्या है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड। अगर दिमाग खराब हुआ तो भैया माइंड खराब हुआ, है ना। तो वही बात हो रहा है कि न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, पूरे सेल का केंद्रक है ना, इसीलिए। तो ब्रेन ऑफ द सेल, पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। अब बात करते हैं लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है, जो कि क्या करता है, सेल को खुद ब खुद ऑटोलिसिस कर लेता है, यानी सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और गार्बेज सिस्टम या डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। और सिर्फ खुद को ही डाइजेस्ट नहीं करता है, अलग अलग जो फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर करता है, सेल में एंटर करता है, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम ये लाइसोसोम करता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली। फिर एक गोल्जी अपरेटस, ये काम क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। इसीलिए पैकेजिंग शिपिंग का काम करता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर शिप्ड, है ना। तो शिपिंग, पैकेजिंग, ये सब काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें आप सीख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं, पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर पावर प्लांट ऑफ द सेल, या फिर साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। फिर राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस मेनली होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, जो कि राजस्थान के फार्मासिस्ट में पूछा गया है 2012 में। माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर न्यूक्लियस में। तब ये ग्लाइकोलाइसिस होता क्या, पहले ये समझिए। तो लाइसिस वर्ड का मतलब, मैं याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी लाइसिस वर्ड सुनिएगा, है ना, मेडिकल फील्ड में, तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब टूटना। और ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां पर होता है, सेल के अंदर। तो आपको देखिए, जैसे आप रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। अब वो ग्लूकोज से एनर्जी बनना है, तो वही बोल रहा है कि ग्लूकोज टूटता है तब तो एनर्जी बनता है। तो ग्लूकोज के टूटने की ही प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। तो यही कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस आखिर होता क्या है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है। तो समझिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पहले कैसे होता है। ये ग्लूकोज कैसा कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला बचपन में ही पढ़े होंगे, C6H12 वो 6 होता है ना। तो ये बोल रहा है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये टूट करके क्या बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल एटम है ना। यानी कि 6 कार्बन वाला था तो 2 को 3 कार्बन वाला बना लिया। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड फिर TCA साइकिल में एंटर करता है, जिसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं, और वहां से फिर आगे ऑक्सीडेशन वगैरह होता है। तो अब ये जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हो रहा है, यही प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है भैया, तो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। और ये साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी चिपचिपा द्रव्य है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वहीं पर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। और मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल का है वो यहीं पर होता है। इसलिए मेन एरिना ऑफ द सेल का जो मेन एरिना कहते हैं वो साइटोप्लाज्म को कहते हैं। ठीक है, चलिए वही चीजें बोल रही है, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म वेयर, जो कि ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू जनरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट। पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड। ये 3 को 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बना लेता है। ठीक है, चलिए और एक जानकारी ये भी देना था, जैसे मैं हेल्पलाइन नंबर हर वीडियो के लास्ट में देता हूं लोगों को, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही है, तो उस नंबर पे कॉल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं कॉल उठाऊंगा और आपके डाउट सॉल्व करूंगा। तो ऐसा नहीं है, वहां पर एक टेक्निकल स्टाफ बैठा होता है जो कि आपके फोन को मतलब आपके कॉल्स को हैंडल करता है। लेकिन आपको कुछ डायरेक्टली डाउट्स हैं तो उसका यही सोल्यूशन निकला है भैया कि आप मेरे आईडी पर, कई सारे बच्चे 5000 लगभग 4000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है, फार्मेसी कई सारे बच्चे हैं, आप इस आईडी को यहाँ पर डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री रहूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और आईडी मेरा है मिथिलेश कुमार 3620, याद रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल इसी प्रकार से सर्च कीजिएगा, आईडी मिल जाएगा और इसी प्रकार से फोटो वगैरह लगा हुआ है ना। तो इसको आप फॉलो कर लीजिए, फॉलो करें ना करें, आपके डाउट्स हैं तो वहां से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा है, बताइए। नर्व सेल, बोन सेल, लेग मसल सेल या हार्ट मसल सेल्स।
तो याद रखिएगा आपका जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो नर्व सेल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। याद है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन जो कि यहाँ पर डेंड्राइट्स वगैरह इस तरीके से कहलाता है, बीच में साइटोन होता है, सेल बॉडी होता है, और ये एक्सोन होता है, माइलिन शीथ होता है। इस प्रकार से जो कोशिका पढ़े थे इसी को न्यूरॉन कहते हैं ना। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या है, न्यूरॉन है ना। आपके तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन को कहलाता है। पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबी कोशिका है। अब कई बार कुछ ऐसा भी पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये लॉन्गेस्ट बोल रहा है। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है ना, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल तो क्या कहलाएगा, ओवम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओवम कहलाएगा। अगर ऐसे ही बोल दे लार्जेस्ट सेल, ऐसे ही बोल दे, ह्यूमन बॉडी नहीं बोले, तो आपको लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। क्या होता है, ऑस्ट्रिच का एग, याद रखिएगा। और अगर पूछ दे स्मॉलेस्ट सेल, क्या पूछ दे, स्मॉलेस्ट सेल पूछ दे, तो क्या आंसर करेंगे आप, PPLO। इसको एक और नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। और PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, ध्यान रखिएगा। तो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, और लार्जेस्ट सेल ओवम कहलाता है ह्यूमन बॉडी में। और ऐसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। और ये क्या कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो PPLO यानी माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मजा आ रहा है, इसी प्रकार से ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। देखिए आपको मैं बताता हूं, अभी थोड़ा सा पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान मेरी ओर है नहीं, तो ध्यान मेरी ओर केंद्रित करिए और खूब फोकस बनाइए, है ना, क्योंकि यही आपका नैया पार लगा सकता है। ठीक है, कहते हैं ना, जिसको आप अपना समय देंगे वही आपका हो जाएगा, और जो अभी आपका है यदि उसको भी आप समय नहीं देंगे तो वो आपका नहीं रहेगा। आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो प्लीज अपना बनाने के लिए हमें समय दीजिए, मैं आपका हो जाऊंगा, मैं आपका मतलब मेरे जितने भी ज्ञान है वो आपके हो जाएंगे। शायद आपके जीवन का जो भविष्य है ना वो उज्जवल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, कहते हैं ना कि मोहब्बत भी करो तो किताबों से, अगर बेवफा भी निकली तो एक मुकद्दर बना के छोड़ेगी, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छे से फोकस बनाइए, इधर उधर दिमाग मत भटकाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन सेल इज कैरिड आउट बाय। कहने का मतलब हुआ कि आपका जो सेल के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि मॉडिफाई करने का काम करता है, सॉर्टिंग पैकेजिंग ये सब काम करता है, तो वो कौन करता है बताइए, लाइसोसोम। नहीं भाई, ये तो सुसाइडल बैग का सेल था। गोल्जी बॉडी, जी हाँ, यही करता है पैकेजिंग का काम। ठीक है, पूरे सेल का कोई भी चीज को पैक करने का काम यही करता है। ठीक है, इसीलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं बताइए, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्यों क्या कहते हैं, आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है कि गोल्जी अपरेटस का, गोल्जी बॉडी उसी को कहते हैं, उसका क्या क्या काम है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब काम करना है। नेक्स्ट है, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका इनर मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार से फोल्डेबल मेम्ब्रेन होता है। ये जो फोल्डिंग मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, तो इसको क्रिस्टे, ग्रेना या सिस्टर्नी या सैक कहते हैं। बताइए, तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टे। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। क्रिस्टे इज फोल्ड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। जैसे ये देखिए, इस तरीके से दिख रहा है ना, यही आपका क्रिस्टे है, दिख रहा है ना, क्रिस्टे। ओके, यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। ओके, चलिए, साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अननीडेड, डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन इज। कहने का मतलब है कि जिस वैसा प्रोटीन जिसका कि अननीडेड मतलब जरूरत नहीं है और डैमेज्ड है, उसको डिग्रेड करने का काम कौन करता है, कहां पर डिग्रेडेशन होता है, तो डिग्रेडेशन यानी डाइजेस्ट करना, उसको हाइड्रोलाइज करना, और ये काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, क्योंकि इसके अंदर ही तो डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, और 30 से भी ज्यादा प्रकार का इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बोला लाइसोजाइम हैज 3 मेन फंक्शन, 3 मेन फंक्शन है। पहला है ब्रेक डाउन, डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेक डाउन करना, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब का। सेल मेम्ब्रेन रिपेयर करने का काम करता है। रेस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, एंटीजन वगैरह अटैक करता है तो उसको भी मतलब खत्म करने का काम करता है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक, इसमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बताइए। प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगी। बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। मैं याद रख देता हूं, ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, वो क्या है, सब प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जैसे बोल दे प्रोकैरियोटिक तो बैक्टीरिया, है ना।
जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक्स के बारे में, जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है किसके अंदर, बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये बोला प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, अदर जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया हो गया, आर्की हो गया, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कहने का मतलब है कि सेल जो सेल मेम्ब्रेन से बनाता है वो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है, तो बताइए, प्रोटीन और इमल्सिफाइड फैट, नहीं जी। लिपिड इमल्सिफाइड फैट, नहीं जी। फैट कार्बोहाइड्रेट, नहीं जी। लिपिड और प्रोटीन, जी हाँ, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। मेनली क्या क्या कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। एक होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट और चौथा होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और भी कुछ होता है लेकिन इतना, ये मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और लिपिड में भी कौन सा होता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लिपिड एंड प्रोटीन पर टिक कर सकते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए इज प्रेजेंट इन, है ना, एमपी फार्मासिस्ट में पूछा गया डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बताइए, वैक्यूल के अंदर, राइबोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर, या माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो देखिए आप तो पढ़े होंगे कि डीएनए जो है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, यही ना। लेकिन ये तो होता ही है, साथ ही साथ मैंने आपको और भी बताया था जब थ्योरेटिकली पढ़ाया था कि सेल के अंदर कुछ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस मतलब वो खुद का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, खुद के अंदर राइबोसोम है, वो खुद का प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए इसका अपना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, इसका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डीएनए इज प्रेजेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ठीक है, तो वही चीजें बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल हैज डीएनए इन न्यूक्लियस, सही बात है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए भी होता है। डीएनए इन सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल रिजेंबल्स प्रोकैरियोटिक डीएनए, मतलब जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वो जो न्यूक्लियर डीएनए होगा वो कैसा डीएनए होगा, यूकैरियोटिक सेल वाला। लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यदि डीएनए है तो वो किसके जैसा, प्रोकैरियोटिक डीएनए के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइबोसोम के लिए ट्रू नहीं है। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, नहीं भैया, 2 सब यूनिट का बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ राइबोसोम का कॉन्सेप्ट। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक होता है 80s राइबोसोम, दूसरा होता है 70s राइबोसोम। अब 80s राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, और इसका 2 सब यूनिट होता है, 50 प्लस 30, नहीं सॉरी 50 प्लस 30 नहीं, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40। आप बोलेंगे सर 60 और 40 तो आपका हो गया 100, जी जी ओवरलैप कर जाता है 20, तो इसीलिए। ठीक है, 60 और 40 तो 2 सब यूनिट का बना होता है, जबकि 70s आपका 50 प्लस 30 से बना होता है, यहाँ पर 10 ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, 50 प्लस 30, तो इस प्रकार से, है ना। तो जो वही बोल रहा है कि राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है, जी हाँ 2 सब यूनिट से बना होता है। पॉलीसोम बनाता है, जी हाँ पॉलीसोम बनाता है, जैसे एक एमआरएनए पर जब कई सारे राइबोसोम का क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है, कई सारे राइबोसोम का गुच्छा बन जाता है, तो उसको पॉलीसोम कहते हैं। तो राइबोसोम पॉलीसोम बनाता है। मे अटैच टू एमआरएनए, जी हाँ एमआरएनए से अटैच होता है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, कितना इजी था भैया, यही स्टेटमेंट तो गलत है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है और इसी का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, और कह रहा है नो रोल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने 10 एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से कराए, और भी 10 एमसीक्यू इस चैप्टर के करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप जानिए कि आप यदि हमारे साथ इसी प्रकार से पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां की आपको इसी प्रकार से एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम, जैसे कोर्स परचेज करेंगे पूरा सिलेबस आपको वेल मैनर्ड वे में मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और साथ ही साथ यहाँ पर लाइव क्लासेस डाउट सेशन के तौर पे चलता ही है। साथ ही साथ यहाँ डेली लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, जनवरी से एकदम डेली लाइव क्लास होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जो भी आप जैसे कि क्लास करते हैं तो वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट फैसिलिटी, बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वैसे ही 5 सब्जेक्ट का। और यदि आप बुक के तलाश में हैं और कुछ ऐसी बुक है जो पतली हो लेकिन उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम ओरिएंटेड, तो बिल्कुल हमारा एग्जाम प्रिपरेशन गाइड आप मंगा सकते हैं। 5 गाइड
पांचों के कहते हैं जो बुक का सेट है मात्र 799 रुपए में आपको घर में पर पहुंच जाएगा, फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ, कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। अब ये सारी चीजें कैसे आप परचेज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे। कहाँ आएंगे, स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गाइड वगैरह सब कुछ यहीं से हो जाएगा। और कुछ ना समझ में आएगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, है ना, याद रखिएगा ये टेक्निकली स्टाफ का नंबर है। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का ऐप से रिलेटेड इश्यूज आएगा, कैसे कोर्स परचेज करना है या फिर कुछ आपको जानकारी चाहिए होगी कि कोर्स में क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो यहाँ तक मिल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं वहां जरूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आपको भी कर दूंगा, लेट सेट हुई हो लेकिन 24 आवर के अंदर कोशिश करता हूँ रिप्लाई किया जाए। कोशिश कीजिएगा इस सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक ऑफिस टाइम में ही कॉल करें, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज का लेक्चर, आज के क्वेश्चन देख करके आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्यारा से एक लवली सा कमेंट तो बनता है भाई। और इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, मन लगाइए, पढ़ाई से दिल लगाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जरूर आपका भविष्य अच्छा होगा। और इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।